दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बैरिकेड्स मजबूत किए जा रहे हैं, वेल्डिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को भले ही शांत करा दिया गया हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें एक चिट्ठी को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं, और चौथी खबर की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स की भी हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं न्यूज रूम चौपाल। 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसके अलावा एक और मांग जो थी कि भाई साहब जितने भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं प्रदर्शनकारी छात्रों पर वो वापस ली जाए, लेकिन समय पूरा हो चुका है और सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने अभी तक अपनी इस मांग को नहीं माना है। और उसी के बाद सीजेपी ने चेतावनी दे दी कि फिर से हम जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से यानी कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं न्यूज़ रूम चौपाल पर। हमारे संग यशवीर है। सर, किस तरीके से इस खबर को देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीजेपी की चेतावनी के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स मजबूत कर दिए हैं, आरएफ की 24 घंटे की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। बैरिकेटिंग में देखिए आप किस तरीके से वेल्डिंग करते हुए यहाँ पे सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं हुई हैं। संसद में लगातार ये विषय उठाया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने भी छात्रों पर जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो उसका मुद्दा उठाया और उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। खैर, इस बीच बार बार सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो उनसे वादे किए थे कि वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उसकी वादा खिलाफी हो रही है और इसी वजह से वो बार बार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। उनकी चेतावनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन के लोग पूरी तरीके से चौकन्ने हैं। जंतर मंतर पर आरएएफ तैनात की गई है, कुछ सुरक्षा कर, यानी कुल मिला के कहें कि अतिरिक्त सुरक्षा, आम दिनों के मुकाबले अतिरिक्त सुरक्षा है। और इस तरीके की तस्वीरें भी आई हैं वहाँ पर, जो हमने प्रोटेस्ट के 20 तारीख के मार्च से पहले देखी थी कि वहाँ पर जो बैरिकेड्स लगे हैं उन्हें बेल्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब सरकार बिल्कुल अब मौका देने के मूड में नहीं है। पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं कि अब दोबारा से इस तरीके का कोई प्रदर्शन या इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन की आपने बात की कि कोई मतलब सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक-चौबंद की जा रही है, जिस तरीके से लगातार बैरिकेड्स को आपने खबर भी लिखी हुई है। लेकिन मैं थोड़ा-सा इस पर संसद पर भी आना चाहूँगा कि जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ और सरकार की तरफ से ये विधेयक जो है वो पास करा लिया गया है। लेकिन बवाल जिस तरीके से मचा, राहुल गांधी का बयान हो, उसके बाद फिर स्थगित करना हो, किस तरीके से आप देखते हैं इसको कि वास्तव में जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाए हैं और किरण रिजिजू उनसे भिड़ गए कि भाई आप सीधे नाम लेकर नहीं कह सकते गृह मंत्री का, तो राहुल गांधी का कहना है कि जिम्मेदारी किसके पास है, फोर्स की जिम्मेदारी किसके पास है, तो हम सवाल तो उसी से पूछेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप, इस पूरे बवाल को, संसद के बवाल को? संसद में कल जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, तो बवाल मच गया। किरण रिजिजू ने कहा कि उनके पास जिस जो वो ज़िक्र कर रहे हैं कि उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो दिखाएँ। हालाँकि जो भी लोकसभा में बोला गया वो सब कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन संसद के बाहर भी राहुल गांधी ने इस तरीके के आरोप लगाए। कल शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी हो सकता है कि बीजेपी लगातार उनसे बोल रही है कि वो इसके लिए उन्हें माफ़ी माँगनी पड़ेगी। मज़ेदार बात ये है कि आज अब से कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव के जो भाई हैं, रामगोपाल यादव, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद मामले में कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, तो दिल्ली में जो बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए अमित शाह क्यों ज़िम्मेदार नहीं है? उन्होंने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड है। ऐसी AK-47 वाला मामला जो बिहार से सामने आया, तो माना मतलब आज ऐसा लग रहा है कि फिर से हंगामा होगा। बीजेपी जहाँ माफ़ी की मांग कर रही है, वहीं राहुल गांधी ने कह दिया कि वो बीजेपी और आरएसएस से माफ़ी नहीं मांगे। इस पर भी मज़ेदार डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग खबर ये और है कि सीआरपीएफ जो प्रमुख हैं, उन्होंने बोला है अपने जवानों को कि वो निडर होकर काम करें और उनके एक्शंस के लिए वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल आरएएफ ने जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया है दिल्ली में, उसके बाद से हंगामा बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी जो हैं वो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसने आदेश दिए। इस समय में इस तरीके की इस तरीके का स्टेटमेंट मतलब सुर्खियां बटोरता है। जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये मनेंद्र सिंह मनरान की। इस खबर में आरएएफ की जो हमारी चीफ हैं, उनका भी सोर्सेज के थ्रू बयान है और
तो आरएएफ की जो प्रमुख हैं उन्होंने बताया कि कोई प्रॉपर टाइमली ब्रीफिंग नहीं दी गई थी इन लोगों को जो आरएएफ कर्मी वहाँ पर तैनात थे 20 जुलाई को जंतर मंतर पर। उन्होंने ये भी बोला है आरएएफ चीफ ने कि जो जम्मू कश्मीर या स्पेशल एरियाज़ में तैनात हैं आरएएफ के जवान, उन्हें डायरेक्टली दिल्ली, असम, बिहार इस तरीके के एरियाज़ में तैनात ना किया जाए। और अगर ऐसी जगह तैनाती होती भी है तो ऑफिसर्स को पहले से इंस्ट्रक्ट किया जाए कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, फेयर, बैलेंस्ड और सेंसिटिव मैनर में काम करना है। और भीड़ को के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले उन्हें चेतावनी देनी है। तो ये है, कश्मीर में थोड़ा डिफरेंट तरीके का माहौल है और बाकी जगहों पर डिफरेंट है, तो इन चीज़ों को बैलेंस बनाकर रखना है। तो ये उन्होंने बोला। बिल्कुल, देखिए तमाम खबर पर हमने अपडेट दी। ईश्वर जी ने हमें बताया कि किस तरीके से जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। इसके अलावा जो है संसद में किस तरीके से जो है माहौल बनाया गया। लेकिन अब जो हम आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर ये है मध्य प्रदेश को लेकर, यानी कि भोपाल में किसानों ने प्रदर्शन किया। रात-रात भर भोपाल में किसान डटकर जो है वो जमे रहे और उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र आता है और सीधे तौर पर विवाद शुरू हो जाता है कि क्या राज्य और केंद्र के बीच कुछ विवाद चल रहा है। इसी पर अपडेट लेते हैं। सर क्या है पूरी खबर? क्या शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था और क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कुछ विवाद बढ़ता नज़र आ रहा है इससे? असल में मध्य प्रदेश के काफ़ी किसान जो हैं, मतलब वो माँग कर रहे हैं कि जो मूँग की दाल है, उसको एमएसपी पर लिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से उड़द, मसूर और कुछ और तुअर दाल के लिए एक रेट तय है, लेकिन मूँग की दाल के लिए नहीं तय हैं। इसको माँग को लेकर के इस माँग को लेकर के कल 2000 से ज़्यादा किसान कल भोपाल के बाहरी इलाके में इकट्ठा हुए और वो सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सरकार इस पे ऐलान करे। लेकिन इस बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र मोहन यादव जी को मिला सीएम को कि आप इस पर विचार करिए और इधर जो राज्य के कृषि मंत्री हैं कंसल जी उन्होंने भी एक लेटर लिखा है शिवराज सिंह चौहान को। तो इसको लेकर के जो दोनों तरफ से पत्र व्यवहार हो रहे हैं, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। अब किसानों का दबाव सरकार पर पड़ रहा है, राज्य सरकार पर और केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो एक निश्चित मात्रा में ही खरीद कर सकती है, 25% ही। बाकी हिस्सा जो है वो राज्य सरकार खुद तय करती है, कितना खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है। तो अब किसानों का जो दबाव है, किसान जब कल पहुँचे वहाँ भोपाल में, तो वो बाकायदे बिस्तर, बर्तन और पूरी तैयारी के साथ आए थे, जैसे कि कुछ साल पहले दिल्ली में कृषि आंदोलन हुआ था। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं धरना जो है वो समाप्त तो हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो पत्र आया था, पत्र को लेकर हम थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से तो जी फिक्स है, इतना हम हाँ, खरीदते हैं, वो लेकिन क्या राज्य सरकार का कोई आरोप लगा था पहले कि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि केंद्र से जो है वो हमें आपत्ति नहीं मिल पा रही है, केंद्र से जो है वो परमिशन नहीं मिल पा रही है। अब वहीं शिवराज सिंह चौहान का पत्र आ जाता है, जी हमने तो हमारी तरफ से तो कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसी को लेकर मुझे लगता है कुछ विवाद चल रहा है। हाँ, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र केवल 25 फ़ीसदी खरीदारी का ही तय कर सकती है। उसके बाद जो है, वो राज्य सरकार अपने लेवल से तय करती है। अब किसान कह रहे हैं कि केंद्र तय करे या राज्य सरकार तय करे, हमारा 100% बिक्री होनी चाहिए एमएसपी पर। इसको लेकर दबाव बढ़ रहा है किसानों का। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ता है और किसान किस तरीके से अपनी बातें जो है कहीं न कहीं वो आंदोलन तो समाप्त तो हो चुका है क्योंकि किसानों की बातें तो मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी के बाद अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या केंद्र और राज्य के बीच समन्वय नहीं है? अब इस पर देखना ही है आगे क्या होता है। लेकिन अब हम आते हैं तीसरी खबर पर यानी कि उपचुनाव पर। बांकीपुर पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि प्रशांत किशोर यानी कि पीके वो पहली बार चुनावी मैदान पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं और वो भी बीजेपी के गढ़ से, यानी कि नितिन नवीन के गढ़ से, जहाँ से नितिन नवीन कई बार विधायक बने। अभी मौजूदा समय में बीजेपी ने उनको अपना अध्यक्ष बना दिया है। इसके अलावा राज्यसभा भेज दिया है, तो उनकी सीट बांकीपुर खाली हो चुकी है। प्रशांत किशोर और बीजेपी से यहाँ पर नीरज सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी से अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता को टिकट दिया गया है। चुनाव बड़ा दिलचस्प है और बीती रात क्या कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर की पुलिस अधिकारियों के साथ बहस की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए नैना नैना हमारे साथ है ना? किस तरीके से बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और बीती रात जिस तरीके से प्रशांत किशोर का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, क्या कुछ खबर है? जी, बांकीपुर में जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। इसको एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, पटना की शहरी सीट है ये। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है प्रशांत चुनाव की एंट्री ने इस सीट को बहुत दिलचस्प बना दिया है। जन स्वराज के संस्थापक पहली बार अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं। लेकिन
कल देर रात को प्रशांत किशोर जो है जक्कनपुर थाने में जा गए अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ, और वहाँ के एसएचओ से वो भिड़ गए। उनका कहना था कि बीजेपी ने हार के डर से, बेसिकली कोट करते हुए, कि हार के डर से उनके करीब 16 कार्यकर्ताओं को उठा लिया है और उनको कानूनी तौर पर नहीं बल्कि ऐसे ही लाकर थाने में रख लिया गया है और अलग-अलग थानों में बार-बार शिफ्ट किया जा रहा है। और जब वो एसएचओ से इस बारे में जानकारी लेने गए कि आखिर उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं, तो एसएचओ ने कहा कि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है हम उतनी ही बता पा रहे हैं। तो इस पर प्रशांत किशोर ने उनको बोला कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी नौकरी हम खा जाएँगे। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ भी हुआ तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये प्रशांत किशोर ने बोला। जो वीडियोज़ आए वहाँ के अंदर के, मीडिया भी वहाँ उस समय मौजूद थी। तो ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा बुधवार की देर रात तक कल जक्कनपुर थाने में चला। आज सुबह प्रशांत किशोर ने इस पर दोबारा बयान दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को बार-बार शिफ्ट किया जा रहा था। पहले दानापुर थाने ले जाया गया, उसके बाद शाहपुर थाने ले जाया गया, लेकिन साफ तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा था। हालाँकि बाद में उनके कार्यकर्ताओं को करीब 3 बजे के बाद छोड़ दिया गया और वो सही सलामत अपने घर पहुँचे हैं। और बात करें बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग की, तो आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 3 अगस्त को इसका परिणाम आएगा और बांकीपुर में जो सबसे टक्कर है, मुकाबला है, वो है प्रशांत किशोर का बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा, उनके साथ। आपको बता दें कि नितिन नवीन ने जो पिछले साल नवंबर 2025 में चुनाव हुए थे, उसमें रेखा गुप्ता को हराया था 50,000 वोटों से। लेकिन इस बार जो है आरजेडी के बीच और बीजेपी के बीच और जन स्वराज के बीच मुकाबला है। इसलिए लोगों को इंतज़ार है कि आखिर प्रशांत किशोर का पहला चुनाव किस तरफ जाता है, क्या वो इस जंग को जीत पाएँगे और अपनी सियासी पारी शुरू कर पाएँगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए बांकीपुर की अगर बात करें, तो जिस तरीके से हम पिछले कई अगर द चाहे आप अभी इसी साल का चुनाव देख लीजिए या फिर पिछला 2020 का चुनाव देख लीजिए, अगर देखें तो मात्र 40% मुझे लगता है अधिकतर वोटिंग यहाँ पे होती है, करीब 60% जी, मतदाता ऐसा है जो घर से नहीं निकलता है। क्योंकि वो शहरी मतदाता है। शहरी मतदाता है। तो प्रशांत किशोर क्या लग रहा है वोटिंग को देखते हुए आज उपचुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, लग रहा है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में कुछ माहौल बन रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं और जो कहीं मतलब चर्चाएँ ये चलती थी कि लोग घरों से नहीं निकलते तो उनके पास विकल्प नहीं होता था। तो क्या प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पर नज़र आ रहे हैं लोग? देखिए, इस बार क्या है कि ज़ेन-ज़ी क्योंकि मुद्दे में है, ज़ेन-ज़ी चर्चा में है और बांकीपुर उपचुनाव की बात करें, विधानसभा सीट की बात करें, तो करीब 1 तिहाई जो है मतदाता वो युवा है। 3,80,000 टोटल मतदाता है, जिसमें से 1 तिहाई युवा है, यानी वो उनकी उम्र 19 से करीबन 34 साल के बीच है। तो इसको और प्रशांत किशोर का जो ज़ोर है कैंपेन में भी, सोशल मीडिया से भी वो अपना कैंपेन कर रहे हैं, घर-घर जाकर भी कैंपेन कर रहे हैं। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों रणनीति बनाई हुई है। तो हो सकता है, अगर माना जा रहा है कि युवा मतदाता जिस ओर जाएगा तो ये सीट उसकी हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि युवा मतदाता किस तरफ जाता है। अगर प्रशांत किशोर उन्हें अपनी तरफ खींच पाएँगे, तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की जीत हो सकती है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर बांकीपुर से जो है वो डेब्यू कर रहे हैं, चुनावी डेब्यू अपना कर रहे हैं और सीधे तौर पर देखना ये होगा मतदान उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस वोटिंग के बीच अब लोगों के मन में क्या है, वो तो ईवीएम में कैद होगा और 3 अगस्त को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तो तब पता चलेगा कि किसकी जीत हुई है। बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल है या आसान है, आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें, तो बीता दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। हम 9वें नंबर से 8वें नंबर पर आए और 3 जो है हमने वो सीधे तौर पर जीत भी दर्ज की है। 1 गोल्ड और जो है भारत जीता है, 2 सिल्वर यहाँ पर जो है जीता है भारत। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय सर हैं। संजय सर, किस तरीके देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम में क्या भारत का प्रदर्शन रहा बीते दिन? बिल्कुल, 7वें दिन भारत का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा और जहां हम 12 मेडल पे अटके हुए थे, 7वें दिन हमने उसकी संख्या बढ़ाई और अब हम 15 मेडल के साथ 9वें से 8वें नंबर पर आ गए हैं। और कल की बात करें यानी 7वें दिन की अगर बात करें तो पैरा एथलीटों ने कमाल किया। दिलीप ने जहां 100 मीटर रेसिंग में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं मोहम्मद बासिल ने इसी इवेंट में उनके साथ ही सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शॉट पुट प्रतियोगिता में भी हमें एक मेडल मिला। लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में, माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में हमें एक सिल्वर मेडल मिला। तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला-जुला कर 7वें दिन बहुत ही अच्छा रहा और जहाँ तक 8वें दिन का सवाल है यानी आज की अगर हम बात करें तो सबकी नज़र जो गोल्डन बॉय हैं उन पर रहने वाली है।
यानी नीरज चोपड़ा का किस तरह का प्रदर्शन रहता है और उम्मीद है कि वो भी हमारे लिए पदक जीतेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे इवेंट हैं, एथलेटिक्स है, शॉट पुट है, प्रतियोगिता है, जिसमें आज मेडल आने की उम्मीद है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स 7वें दिन भारत के नाम रहा है और आज 8वें दिन भी नज़र है कि गोल्ड पर भारत जो है वो कब्जा जमाएगा। ये था न्यूज़ रूम चौपाल। क्या आपको लगा, कौन सी खबर आपको अच्छी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। बांकीपुर उपचुनाव पर दिन भर हमारी नज़र रहने वाली है और क्या कुछ होगा, सब कुछ आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।